हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आपको 4 प्रॉब्लम्स दिए थे और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, इसलिए मैं आपको उनके आंसर बता दूं। फर्स्ट था CO3 राइट। आपको अगर कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले N1 फाइंड करेंगे। तो N1 इज 24, N2 इज 32, राइट, 8 into 4, N3 इज 32 minus 24, तो ये हो जाएगा 8। तो यहां से N3/2 दिस विल बी इक्वल टू 4, मीन्स इसमें 4 बॉन्ड्स होंगे। एंड अगर मैं N4 फाइंड करूं तो N4 विल बी N1 minus N3, तो ये हो जाएगा 16। यहां से N4/2 मिल जाएगा 8, मीन्स यहाँ पे 8 लोन पेयर होंगे। आपको CO3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और आपके पास 4 बॉन्ड्स हैं एंड 8 लोन पेयर हैं। आप अभी चार्ज के बारे में कंसीडर नहीं करें, अब सिर्फ क्या करने वाले हैं, कार्बन लिखें, 3 ऑक्सीजन लिख लें, राइट। 4 बॉन्ड्स हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, 1 2 3। फोर्थ बॉन्ड आप यहाँ भी दे सकते थे, या सेकेंड ऑप्शन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फोर्थ बॉन्ड आप यहाँ दे सकते थे, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आपके पास, फोर्थ बॉन्ड यहाँ पे दे सकते थे। तीनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, आपको पता है तीनों स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। मैं आपको सिर्फ फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में पहले बता दूं। कार्बन का देखा जाए ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, अब कितने लोन पेयर देने पड़ेंगे, 2 लोन पेयर देना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दे दीजिए, इस ऑक्सीजन को 3 लोन पेयर देना पड़ेगा, तब ऑक्टेट कंप्लीट होगा। और इस ऑक्सीजन को 3 लोन पेयर देना पड़ेगा। क्लियर है। अगर आप ये ड्रॉ कर सकते हैं फिर तो आप इसके अकॉर्डिंग ये भी लिख सकते हैं कितने लोन पेयर होंगे। अब चार्ज के बारे में बात कर लें, तो अगर फॉर्मल चार्ज के बारे में बात करें, इस ऑक्सीजन को मैं चलिए एटम नंबर 1, इस ऑक्सीजन को नंबर 2 एंड इस ऑक्सीजन को नंबर 3 बोल रहे हैं। अब सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन फाइंड करें। तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और आप देख रहे हैं कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, तो 4 - 4 0 होगा। ऑक्सीजन नंबर 1 पे, तो यार ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ भी स्ट्रक्चर में 6 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, तो 6 - 6 विल बी 0। ऑक्सीजन नंबर 2 पे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, तो दिस विल बी 6 - 7, तो ये कितना हो जाएगा, -1। सिमिलरली अगर मैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3 बोलूं तो ये हो जाएगा 6 - 7 इक्वल्स टू, ये भी हो जाएगा -1। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज रहेगा, यहाँ भी -1 चार्ज होगा। एग्जैक्टली आप ये बोल सकते हो यार, जो भी ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है उस पे -1 चार्ज है, यहाँ भी -1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, -1 -1 स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर लोन पेयर के बारे में बात किया जाए तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, जिन पे नेगेटिव है इनके पास 3 लोन पेयर है, आपने ड्रॉ कर लिया। यहाँ भी 3 लोन पेयर दे दो और यहाँ भी 3 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। क्लियर है। अगर मैं इसका हाइब्रिड ड्रॉ करूं तो इसका हाइब्रिड कैसा होगा, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिख लीजिए। इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में देखो 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड और स्ट्रक्चर 3 है, तो 4/3 कितना हो जाएगा, 1.33। जो 1 कंप्लीट बॉन्ड है, 0.33। पार्शियल बॉन्ड को ऐसे लिखते हैं, डैश 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 से। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में ऊपर देखिए 1 2 1, टोटल 4 बॉन्ड, फिर से डिवाइडेड बाई 3, तो ये भी पार्शियल बॉन्ड है, यहाँ भी 1 बॉन्ड और यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे चार्ज के बारे में बात करें तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है, टोटल चार्ज इज -2/3। इस ऑक्सीजन पे भी चार्ज देखा जाए -1 0 -1 -2/3 और यहाँ भी है -2/3। क्लियर है क्या। तो ये आप ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कार्बोनेट आयन का, मींस CO3 का, राइट। आपने अगर ये भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा, आपसे एक्सपेक्टेड ये है। चलिए फिर सेकेंड एग्जांपल था,
आप मैच कर ले अपना आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सबसे पहले यहाँ पे N1 फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे N1 हो जाएगा, N1 विल बी 8 + 6 14, N2 विल बी 16, N3 विल बी N2 - N1 2, तो यहाँ से N2 बाई 4 + 6 10 होगा, तो ये N3 6 हो जाएगा। N3/2 विल बी 3, मीन्स इसमें 3 बॉन्ड्स होंगे। N4 का वैल्यू N1 - N3 ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से N4/2 ये टू हो जाएगा, राइट। मीन्स इसके पास 2 लोन पेयर है। मीन्स देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 बॉन्ड्स हैं एंड 2 लोन पेयर है, राइट। अब अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए, कार्बन ऑक्सीजन लिख लिया, 3 बॉन्ड्स 1 2 3, क्लियर है। बॉन्ड्स तो दे दिया, लोन पेयर 2। देखा जाए तो इस कार्बन के पास टोटल 3 + 3 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स दोनों को 1 लोन पेयर दे देना चाहिए यार। ये स्ट्रक्चर आपने यहाँ तक तो ड्रॉ किया होगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में। अगर आप फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन फाइंड करेंगे, कार्बन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, आपने 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 4 - 5 - 1। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन होते हैं 6, आपने 5 दिया, 6 - 5 + 1। इट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड में C ट्रिपल बॉन्ड O है, एक एक लोन पेयर है, कार्बन पे -1 चार्ज है और ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर है। आप चाहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि A+ सिंगल बॉन्ड B- है, आप इसको A कोऑर्डिनेट बॉन्ड B लिख सकते हैं। प्लस माइनस हटाएं और एक बॉन्ड हटाएं, कोऑर्डिनेट से रिप्लेस करें। यहाँ पे O + C- और एक बॉन्ड आप हटा सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पे ऑक्सीजन से कार्बन के साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हो जाएगा CO का स्ट्रक्चर। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर चलिए थर्ड एग्जांपल था अपना, SO4 2-। चलिए सबसे पहले N1 फाइंड करते हैं, तो N1 हो जाएगा इसका 32, N2 विल बी 40, N3 विल बी 8, N3/2 विल बी 4। मीन्स इसमें कितने बॉन्ड्स होंगे, 4 बॉन्ड्स होंगे, राइट। अगर N4 की बात करें तो N1 - N3, तो ये कितना हो जाएगा 24 और N4/2 ये हो जाएगा 12, मीन्स यहाँ पे 12 लोन पेयर होगा, राइट। अब अगर मैं सल्फेट का SO4 2- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, सेंट्रल एटम तो सल्फर होगा, सल्फर 4 ऑक्सीजन दे दीजिए, 1 2 3 एंड 4। आपके पास 4 बॉन्ड्स हैं, तो आप क्या करेंगे, सल्फर से ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन, 4 बॉन्ड्स दे दें। आपके पास 12 लोन पेयर्स हैं, तो 12 लोन पेयर में क्या करेंगे आप, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है, राइट। अब आप ऑक्सीजन पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 3 लोन पेयर देना पड़ेगा 1 ऑक्सीजन को। चलिए 1 ऑक्सीजन को आप 3 लोन पेयर दे दें, मीन्स जितने भी ऑक्सीजन है सबको 3 लोन पेयर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। आपने 12 लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर मैं लेट्स से फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करूं, इस ऑक्सीजन को 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4 बोल रहा हूं, तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 माइनस आपने इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिया, 6 - 4 कितना हो गया, +2। चलिए नेक्स्ट आते हैं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, तो दिस विल बी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड आपने इस ऑक्सीजन को 7 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है, इट मीन्स 6 - 7, so this will be -1. Similarly, formal charge on oxygen number 2, this will be 6 - 7, ये भी -1. Formal charge on oxygen number 3, this will be 6 - 7 -1.
formal charge on oxygen number 4 6 minus 7 minus 4। इसका मतलब ये हुआ यार कि सारे ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, मीन्स सल्फर इस पे +2 O माइनस O माइनस O माइनस एंड O माइनस। क्लियर है? अब देख सकते हैं कि 2 प्लस है 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्ट -2 चार्ज एक्स्ट्रा है, इसीलिए इस पे -2 है। क्लियर है? अब आपको पता है कि कहीं भी A प्लस B माइनस हो, इसके प्लेस पे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख सकते हैं, मतलब आप S पे 2 प्लस है मतलब +1 है, आप ऐसे लिख सकते हो, आपके लिए बस इजी रहेगा। S प्लस O माइनस किसी एक को आप 4 में से किसी एक को इसको कोऑर्डिनेट और इसको भी कोऑर्डिनेट से आप रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स आप चाहो तो ये लिख सकते हो सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो O माइनस ऐसे लिख सकते हैं आप। और सबके पास लोन पेयर, ऑफ कोर्स सबके पास 3 लोन पेयर, ये तो रहेगा। राइट, नेक्स्ट आते हैं फोर्थ मॉलिक्यूल। चलिए अगर फोर्थ मॉलिक्यूल भी एग्जैक्टली ऐसे हुआ तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ यार, फोर्थ मॉलिक्यूल इज PO4 3-। N1 का वैल्यू 24 plus 5 29 plus 3 32, N2 will be 40, N3 will be 8, N3/2 will be 4 bonds, right? N4 will be N1 minus N3 24, N4/2 is 12, means 4 bonds and 12 लोन पेयर आएंगे। यहाँ पे फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन ड्रॉ किया होगा आपने और 4 बॉन्ड्स दे दिया, 12 लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये फॉर्मल चार्ज ऑन फॉस्फोरस कितना आएगा? 5 minus 4 आएगा यहाँ पे, मीन्स +1 आएगा। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1 6 minus 7 on 2 6 minus 7 on 3 6 minus 7 on 4 6 minus 7 -1 मीन्स PO4 3- का स्ट्रक्चर होगा एग्जैक्टली। अगर आप कैलकुलेट करेंगे सब कुछ ऐसे ही आएगा, फॉस्फोरस पे +1 O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस, यहाँ पे सिर्फ एक +1 है और एक O माइनस है। आप क्या करेंगे, एक बॉन्ड को रिप्लेस करेंगे किससे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। क्लियर है क्या? मीन्स आप चाहें तो ये रिप्लेस कर सकते हैं, P कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो किसी को भी, बाकी सब O माइनस के फॉर्म में रहेगा। बाकी लोन पेयर 3 लोन पेयर तो सारे ऑक्सीजन पे रहेंगे ही, 1 2 3 लोन पेयर। ये हो जाएगा PO4 3- का स्ट्रक्चर। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और आपका आंसर आया भी होगा ऐसा। चलिए हमने ऑक्टेट रूल कंप्लीट किया और चलिए इस रूल का ड्रॉबैक क्या ये देखते हैं। हेडिंग दीजिए, ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल। तो इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है, ये हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल के लिए, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो यार, आपने अभी पढ़ा कि मॉलिक्यूल, ऑक्टेट ने क्या बोला था कि मॉलिक्यूल तभी स्टेबल होंगे जब उनका कोई एटम है या फिर कोई मॉलिक्यूल में एटम कन्वर्ट क्यों होना चाहेगा? बिकॉज इन्होंने बोला कि किसी एटम का अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो आइदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और जैसे ही ऑक्टेट कंप्लीट होगा मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया। लेकिन हमने देखा कि नेचर में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी स्टेबल है। जैसे मान लीजिए आपके पास है BeF2 या फिर BeCl2, BeBr2, BF3, BCl3, BBr3, AlCl3, BeOH whole twice, AlOH whole thrice,
आपको यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल मैंने लिखे हैं, जैसे मान लो BF3 है, अब देखेंगे बोरॉन 3 फ्लोरीन से अटैच्ड है, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड्स बना लिया। अब देखेंगे बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड बनाया, मीन्स बोरॉन के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे बोरॉन का ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं हुआ है, मीन्स बोरॉन के पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास सेंट्रल एटम पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें बोलते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। नहीं समझा, फिर से बता रहा हूं, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल जिनके पास सेंट्रल एटम के पास लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इन्हें बोलते हैं हाइपोवैलेंट। एक और टर्म होता है हाइपरवैलेंट। हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल नेम से आप समझ गए होंगे, हाइपोवैलेंट मींस 8 से कम, हाइपरवैलेंट मींस सेंट्रल एटम पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। तो यार ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो हाइपरवैलेंट भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हाइपरवैलेंट की एग्जांपल दे रहा हूं, PCl5, SF6, SF4, IF5, IF7, ठीक, IF3 एंड सो ऑन। आप देखेंगे PCl5 में भी क्या होगा, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, 5 बॉन्ड बनाया है यार फॉस्फोरस, 1 बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो 5 बॉन्ड से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के पास। SF6 में भी देखेंगे सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सल्फर 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, मींस सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। SF4 देखिए, मैं SF4 बना रहा हूं, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, शॉर्ट में बना रहा हूं। 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, 1 फ्लोरीन के साथ, 2 फ्लोरीन के साथ, 3 फ्लोरीन के साथ, 4 फ्लोरीन के साथ। आप देखेंगे सल्फर के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2। IF3 आयोडीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7। 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? तो आयोडीन के पास देखेंगे आप 2 + 2 + 2 + 2 + 2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल जो मैंने लिखा है नीचे, इनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। मैंने जो ऊपर लिखा है इनके पास, आप देखेंगे BF3, चलो मान लो बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया, बोरॉन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। BeCl2 देख लो यार, बेरिलियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन से बॉन्ड बनाया, बेरिलियम के पास तो जस्ट 4 इलेक्ट्रॉन हुआ। आप देख रहे हैं कि इनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं, ये मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो डाउट आया है कि इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, फिर भी स्टेबल है। ऑक्टेट रूल के पास कोई आंसर नहीं था। यहां भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इनके पास, फिर भी ये नेचर में मिलते हैं, ये स्टेबल होते हैं। अब ये क्यों फॉर्म होता है? तो फिर से ऑक्टेट रूल के पास कोई आंसर नहीं था, इसलिए ये ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक है। तो लिखिए ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल में, फर्स्ट ड्रॉबैक लिखिए, फर्स्ट ड्रॉबैक, it is not applicable for hypovalent molecules. It is not applicable for hypovalent molecule. अब hypovalent molecule क्या होते हैं, ब्रैकेट में लिख लें आप। hypovalent molecule क्या होता है, देखिए कि molecule which has less than 8 valence electron, molecule which has less than 8 valence electron on central atom, molecule which has less than 8 valence electron on central atom are called hypovalent molecules, are called
हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। आप एग्जांपल लिख सकते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल का, ये आप एग्जांपल लिख लीजिए। ये मैंने ऊपर के जो भी एग्जांपल लिखे ये स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, ये सब हाइपोवैलेंट के ही एग्जांपल है, लिख लीजिए। चलिए फिर सेकेंड ड्रॉबैक लिखते हैं। लिखिए कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल। अब डाउट आएगा हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल क्या होता है? तो हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल मीन्स, ब्रैकेट में लिख लो, मॉलिक्यूल हैविंग more than 8 valence electron on central atom. Molecule having more than 8 valence electron on central atom. आप एग्जांपल लिख लीजिए हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल के। ये मैंने जो नीचे के सारे एग्जांपल और इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं, ये सारे ही हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल है। चलिए इसका थर्ड ड्रॉबैक देखते हैं। इसका थर्ड ड्रॉबैक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, थर्ड ड्रॉबैक लिखिए, नेक्स्ट ड्रॉबैक, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अभी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या है? जैसे मान लीजिए, इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, पहले फिर एक्सप्लेन करता हूं। जैसे NO2 और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ClO2, ClO3, CH3 एंड सो ऑन। तो ये सारे बेसिकली ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कैसे है ये देखते हैं। नाइट्रोजन के पास आपको पता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? तो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O बनाएगा, डबल बॉन्ड O बनाएगा, मान लो। आप देख सकते हैं फिर भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। इनफैक्ट ये होता है, अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है O, ठीक ना? यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक। यहाँ पे जस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ClO2 देखेंगे आप, क्लोरीन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ठीक। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, 4 यूज हो चुके हैं, 5, 6, 7। अब ClO2 में भी देखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्स्ट्रा पड़ा, तो ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया। ClO3 में क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। CH3 में कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए इसको बोलेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए फिर फोर्थ लिखिए, फोर्थ ड्रॉबैक, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मॉलिक्यूल हैविंग, it is not applicable for molecule having more than 1 central atom. It is not applicable for molecule having more than, it is not applicable for molecule having more than 1 central atom. more than 1 central atom मतलब समझे आप? जैसे एग्जांपल है N2O5, N2O3, Cl2O7, I2O5 एंड सो ऑन। अब देखेंगे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन तो है, लेकिन यहाँ पे मोर देन 1 नाइट्रोजन है, यहाँ भी मोर देन 1 नाइट्रोजन, मोर देन 1 क्लोरीन, मोर देन 1 आयोडीन है, तो इनके पास मोर देन 1 सेंट्रल एटम है। अब इनका स्ट्रक्चर ऐसी ऑक्टेट रूल से मींस N1, N2, N3, N4 से फाइंड नहीं कर सकते हैं, ऑलराइट। इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हायर लेवल पे जाना पड़ेगा, अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ इसका ड्रॉबैक। देखो अब
ऑक्टेट रूल से आपने स्ट्रक्चर तो ड्रॉ किया, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर भी फाइंड किया। जैसे मान लो H2O का हमने स्ट्रक्चर फाइंड किया था ऐसा, 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर होंगे। लेकिन H2O का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर 3D में कैसा होता होगा? मीन्स H2O लीनियर ऐसे होता होगा, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे 90 डिग्री पे होंगे, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे होंगी। एग्जैक्टली हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कैसा है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर 3D में कैसा होगा, इसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन हमें ऑक्टेट रूल नहीं देता है, राइट। तो आप इसे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल का फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इसका ड्रॉबैक है, लिख लीजिए। इट कैन नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, इट कैन नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो चलिए, ये तो सब बहुत ही बेसिक रूल हमने पढ़ा कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। ऑक्टेट रूल ने थोड़ा सा ट्राई किया है बॉन्ड फॉर्मेशन समझने के लिए, थोड़ा सा हेल्पफुल है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट थियरी आया ये सारे ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, वैलेंस बॉन्ड थियरी। चलिए हेडिंग दीजिए, वैलेंस बॉन्ड थियरी या फिर वीबीटी। देखो वीबीटी क्या बोलता है कि कोई भी बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से फॉर्म होता है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल मतलब क्या होगा यार? ओवरलैप करना शायद आप समझते होंगे। जैसे मान लो कि जैसे मेरे पास 2 बुक है, अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं तो ये जस्ट ऐसे ही 2 ऑर्बिटल है। मान लो, इमेजिन करो 2 ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, दोनों ही एस ऑर्बिटल है। मान लो ये स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, दोनों बहुत दूर है, आप आ रहे हैं और पास में आएंगे, पास में आते ही ये फिर ये ओवरलैप करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे को पेनिट्रेट करेंगे, इमेजिन करो, ठीक, और पेनिट्रेट करेंगे और ये जस्ट ओवरलैपिंग होगा। इस ओवरलैपिंग से बेसिकली बॉन्ड फॉर्म होता है। अब ये कैसे होता है चलिए समझने का ट्राई करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है कि कभी भी बॉन्ड फॉर्म होगा, कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बॉन्ड फॉर्म होगा। मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के पास 1s ऑर्बिटल है, राइट। ये 1s 1 ऑर्बिटल है, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां भी मान लीजिए बहुत दूर एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है 1s1, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही ऑर्बिटल अनपेयर्ड है और बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है से। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे वापस आएंगे दोनों, आप इमेजिन करिए कि ये स्फीयर है, राइट। ऑर्बिटल क्या होता है? तो ऑर्बिटल बेसिकली इलेक्ट्रॉन का घर होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, राइट। एस ऑर्बिटल मतलब ये है कि इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली हाई होगा, इसीलिए मैं इसे ऑर्बिटल बोल रहा हूँ। अब क्या होगा, जैसे ये पास में आएंगे तो अगर ये पास में आते ही ये ओवरलैप करना स्टार्ट कर देंगे, मान लो ऐसे ओवरलैप करेंगे। क्लियर है क्या? अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन है, इसका एस ऑर्बिटल इसके एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो ये जो एरिया है, दिख रहा है आपको ये एरिया, कॉमन एरिया, इस कॉमन एरिया को बोलते हैं ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया। अब ओवरलैपिंग एरिया में आप देख रहे होंगे इसका भी इलेक्ट्रॉन होगा, इस ऑर्बिटल का भी इलेक्ट्रॉन होगा। आप बोल सकते हैं कि ओवरलैपिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, ये तो इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? इसका भी इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन कॉमन या इस एरिया में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस नेगेटिव चार्ज ओवरलैपिंग एरिया में इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, सेंटर पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको पता है कि इधर हाइड्रोजन एटम है, इधर भी हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस होगा,
यहाँ भी हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस रहेगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, ये नेगेटिव इस न्यूक्लियस को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को भी अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? जस्ट ओवरलैपिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज दोनों के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, दोनों के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, मींस इन दोनों एटम के बीच में ओवरऑल अट्रैक्शन डेवलप होगा। इसी अट्रैक्शन को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं आप सबको समझ में आया। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, ये नेगेटिव चार्ज दोनों के न्यूक्लियस को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, ओवरऑल अट्रैक्शन डेवलप होगा, इसी अट्रैक्शन को बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है क्या? तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, इसे जस्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक लाइन लिख लो आप। लिखिए कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, covalent bond is formed by phenomena of, according to VBT covalent bond is formed by, according to VBT covalent bond is formed by phenomena of overlapping of half filled orbital, which has unpaired electron, with opposite spin. Phenomena of overlapping of half-filled orbital which has unpaired electron with opposite spin. तो मैंने क्या बोला कि ये जो दोनों ऑर्बिटल हैं इनका ओवरलैपिंग होगा, लेकिन ये दोनों हाफ फिल्ड होने चाहिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी ओवरलैपिंग होने से पेयरिंग हो जाएगा, राइट? दोनों का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, अदरवाइज आपको पता है कि जब ये ओवरलैपिंग होगा तो दोनों सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं रह सकते हैं। और होना क्या चाहिए, दोनों ही ऑर्बिटल अनपेयर्ड होने चाहिए, दोनों 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, शेयर करेंगे बेसिकली आप बोल सकते हो, एंड दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। ये मैंने लिखवाया कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय फेनोमेना ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, राइट, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। आगे इसमें कंटिन्यू करिए, देखिए कि व्हेन दे कम क्लोजर, when they come closer, they form a common area. When they come closer, they form a common area called overlapping area. They form a common area called overlapping area. In overlapping area, लिखिए, in overlapping area electron density increases. In overlapping area electron density increases. In overlapping area electron density increases. Negative charge increases. Negative charge increases, which attracts both the nucleus, which attracts negative charge increases, which attracts both the nucleus, and this force of attraction is called, covalent bond.
and this force of attraction is called covalent bond. क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट हमारा डाउट आएगा कि ये जो ओवरलैपिंग प्रोसेस है ये ओवरलैपिंग कैसे होता होगा, राइट? तो चलिए हेडिंग देते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग. तो बेसिकली ये जो ओवरलैपिंग है ये दो टाइप का होता है मेनली. फर्स्ट होता है, मान लीजिए अगर ये पी ऑर्बिटल, आपको पता है पी ऑर्बिटल कैसा होता है, ये पी ऑर्बिटल ऐसे डंबल शेप होता है, ये भी इमेजिन करिए ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी डंबल शेप है, राइट? तो इसको जब दोनों को ओवरलैप करना है तो एक पॉसिबिलिटी है ये जस्ट हेड ऑन ओवरलैपिंग कर ले, राइट? और या फिर इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं. सेकेंड ओवरलैपिंग पॉसिबल है ये इस डायरेक्शन में ओवरलैपिंग करें, तो इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग. फर्स्ट मैंने क्या बोला, लेट्स से दो ऑर्बिटल है तो ये डायरेक्टली ऐसे ओवरलैप कर सकते हैं, या फिर सेकंड ये डायरेक्शन पॉसिबल है. तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में फर्स्ट आप बोल सकते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग. एंड इससे जो बॉन्ड फॉर्म होगा ये होता है सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड, ठीक, ये बेसिकली क्या है, सिग्मा. इससे जो बॉन्ड फॉर्म होगा इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड. तो समझते हैं ये एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है. मान लीजिए कि आपका ये Z, इफ Z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. अब इसका मतलब समझे आप, मान लीजिए कि आपके पास लेट्स से ये एक्सिस आपको पता है एक्स वाई जेड. इमेजिन करिए कि ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, राइट? ये मान लीजिए जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ऐसे ही होता है एक्सिस. ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस आपके साइड में आ रहा है, वाई एक्सिस ऊपर जा रहा है, जेड एक्सिस इधर जा रहा है. मतलब अगर आप बोर्ड में इमेजिन करेंगे तो ये जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस. इमेजिन करिए कि एक्स एक्सिस इधर है, इस आपकी साइड में जा रहा है एक्स एक्सिस, ये एक्स है, वाई ऊपर जा रहा है, जेड एक्सिस इधर जा रहा है इस लाइन में. क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. जेड एक्सिस बेसिकली ये है, राइट? ये जो आपको लाइन दिख रहा है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये जेड एक्सिस है. तो जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब है जो दोनों न्यूक्लियस आ रहे हैं वो जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं. बात समझ में आ गया? न्यूक्लियस किसके अलोंग आ रहे हैं, जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं. अब समझने का ट्राई करते हैं. मान लीजिए कि आपके पास कोई एस ऑर्बिटल है, राइट? दूसरा भी एस ऑर्बिटल है, और दोनों आपको पता है एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल होता है. ये जेड एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, तो अगर ये जेड एक्सिस के अलोंग आएंगे तो ये दोनों यहां से ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे ये ओवरलैप करेंगे, राइट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा. तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो यार, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. मीन से दोनों ही कंबाइन हो जाएंगे. क्लियर है क्या? ये एस एस बॉन्ड बन गया. सेकेंड चलिए एग्जांपल मैं ले रहा हूं. मान लीजिए आपके पास एस ऑर्बिटल है और पीजेड ऑर्बिटल है. जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं दोनों, पीजेड तो जेड एक्सिस के लॉन्ग ही लाई करेगा. मान लीजिए यहाँ पे ऐसे पीजेड ऑर्बिटल है, पीजेड. तो ये एस ऑर्बिटल एंड पीजेड ऑर्बिटल जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं. तो ये क्या होगा, इमेजिन करो कि एक स्फीयर है, ये एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, पीजेड जेड ऐसा रहेगा, डंबल शेप रहेगा. ये जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं तो ये ओवरलैप करेंगे, मीन्स ये यहां से ओवरलैप करेगा. तो जब ये ऐसा ओवरलैप करेगा तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. क्लियर है? लेकिन होगा क्या कि जहां पे ये ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा. आपको पता है कि ये जो मैं पी ऑर्बिटल का लोब, दोनों लोब का साइज अगर मैं सेम रखूं,
इसका मतलब है दोनों लोब में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। मीन्स अगर यहाँ इस लोब में भी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 50% है, इस लोब में भी 50% है, तो दोनों लोब का साइज मैं सेम रखूंगा। क्लियर है? लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस यहाँ पे ये दोनों ओवरलैपिंग एरिया यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रीजन में इंक्रीज हो जाएगा, इस रीजन में रिलेटिवली कम रहेगा। आप इसको अगर लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको बड़ा सा लिख दो और एक यहाँ पे छोटा सा कोई चुन्नू ड्रॉ कर दो। समझ में आया क्या? इस लोब का मैंने साइज क्यों डिक्रीज किया, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुआ है, इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए इस लोब का साइज ज्यादा है, राइट? तो ये इस सिंगल बॉन्ड psp बॉन्ड है ये। सिमिलरली मान लीजिए थर्ड z इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, आपके पास एक pz ऑर्बिटल है, pz, एक और pz ऑर्बिटल है, और ये दोनों ही z एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, ये pz और z एक्सिस के अलोंग ही आ रहे हैं। तो pz और pz मिलके ओवरलैप करेंगे, कहाँ पे ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे ओवरलैप करेंगे। तो अगर ये यहाँ पे ओवरलैप करेंगे, कैसे ड्रॉ करोगे, ये ऐसा, फिर ये भी ये ऐसा, समझ में आ रहा है क्या? फिर क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, इधर डिक्रीज होगा, इधर डिक्रीज होगा। मीन्स इसको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, मिडल में तो बहुत बड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रॉ करना है यार, साइड में जस्ट छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू ड्रॉ कर दो आप, ये p बॉन्ड हो गया। तो ये जो मैंने तीनों आपको एग्जांपल दिया है, ये तीनों ही एक्सियल ओवरलैपिंग है, या फिर इनको आप हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। और यहाँ से जो बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, इस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। चलिए आप सिग्मा बॉन्ड का डेफिनेशन लिख लो। लिखिए कि a sigma bond occurs when majority of electron density is found at a sigma bond occurs when majority of electron density is found at bond axis. When majority of electron density is found at bond axis. बॉन्ड एक्सिस का मतलब क्या है? अब देखेंगे ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं, ये बॉन्ड एक्सिस है, ये बॉन्ड एक्सिस है, ये बॉन्ड एक्सिस है, इसी एक्सिस के बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड एक्सिस पे ही हो रहा है यार, राइट? इसीलिए इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और जो सिग्मा बॉन्ड है, मान लीजिए ये p, अब सिग्मा बॉन्ड को इस एक्सिस के अलोंग ऐसे रोटेट कर सकते हो। ये देखो, मैं दूसरे पेन को, ये वाला पेन को आप देखो, मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट करूंगा ऐसे तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड को आप इस एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकते हो। तो आप ये भी लिख लीजिए नोट में, अ सिग्मा बॉन्ड, लिखिए नोट में कि अ सिग्मा बॉन्ड कैन बी रोटेटेड फ्रीली, a sigma bond can be rotated freely about its bond axis. A sigma bond can be rotated freely about its bond axis. हो गया? ये तो है फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट ओवरलैपिंग इज लैटरल ओवरलैपिंग, या फिर इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। इससे जो बॉन्ड फॉर्म होगा इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक, मतलब आपको अगर मैं एक सिंगल टर्म में समझाऊं, सिंगल लाइन में, ये सिग्मा बॉन्ड है, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये लैटरल ओवरलैपिंग है, तो ये बेसिकली पाई बॉन्ड फॉर्म होगा।
अब देखिए मेरा जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, मैं इसी को सेम रखता हूं। अब यहाँ पे क्या होगा, जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। अगर मैं आपको एक्सिस पहले बताऊं, जेड ये है मान लीजिए, वाई ऊपर है, एक्स आपके साइड में है, ठीक। जेड के साथ में, जेड के लॉन्ग न्यूक्लियस आ रहे हैं। अब मान लो पी एक्स कैसा होगा, एक्स एक्सिस आपके साइड में है, तो पी एक्स ऐसा होगा, और यहां से भी मान लो पी एक्स ऐसा होगा, इधर का भी पी एक्स ऐसा होगा, पी एक्स आपके साइड में, पी एक्स आपके साइड में, और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं। जेड एक्सिस ये लाइन है, इमेजिन कर रहे हो आप, ये जो बोर्ड का लेफ्ट से ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं, तो ये लाइन जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग ये पी जेड है, सॉरी पी एक्स है, ये पी एक्स है, दोनों जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। कौन सा बॉन्ड बेसिकली बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, क्योंकि ये लैटरल ओवरलैपिंग हो रहा है। तो चलिए अपन इसको, इसके बारे में सोचते हैं। तो चलिए पहला एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास पी एक्स ऑर्बिटल है, दूसरा भी पी एक्स ऑर्बिटल है, ठीक। जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैंने लिखा है जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जेड एक्सिस के लॉन्ग आएंगे तो ये कहाँ पे ओवरलैप करेंगे, आपको दिख रहा होगा, ये और ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। मीन्स ये ऐसा थोड़ा सा पास में आएंगे तो अट्रैक्शन होगा, तो थोड़ा सा बेंड भी हो जाते हैं। क्या बोला मैंने कि अगर ये ऑर्बिटल है, जब पास में आते हैं तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, तो अट्रैक्शन होते ही थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ऊपर भी नीचे भी, ये थोड़ा सा बेंड होगा, और ये ऐसा ओवरलैपिंग होगा। ये थोड़ा सा बेंड हो गया, ये भी यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो गया। मतलब अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऊपर बढ़ रहा है और यहाँ पे नीचे बढ़ रहा है। मीन्स आप चाहें तो बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे ऊपर बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे बढ़ेगा। मतलब मैंने क्या किया, ये अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको दिख रहा है ना, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर रहेगा, दिख रहा है। तो मैंने बस ऊपर इसको रिप्रेजेंट कर दिया, नीचे वाला देखेंगे आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये हो रहा है। क्लियर है इतना। तो ये हो गया बेसिकली लैटरल ओवरलैपिंग। सेकंड, अगर मैं ऐसे ही आपको बताऊं कि लेट्स से मेरे पास एक पी एक्स है, राइट, और मान लीजिए कि कोई मेरे पास डी एक्स वाई ऑर्बिटल है। डी एक्स वाई कैसा होता है, तो ये कुछ ऐसा होता है डी एक्स वाई। अब जब ये दोनों पास में आएंगे तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, राइट। तो ये कैसे ओवरलैप करेंगे, ये ऐसा, यहाँ पे ऐसा ओवरलैप करेगा। क्लियर है क्या, ओवरलैप करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। इन दोनों लोब का साइज देखो, इस लोब में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अपोजिट डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा मीन्स इस लोब का साइज डिक्रीज होगा। मीन्स अगर आप इसको लिखना चाहो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, राइट, ऊपर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा। इन दोनों लोब में साइज, सिंस इस लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। ये दोनों चुन्नू मुन्नू ऐसे छोटे रहेंगे, स्मॉल लोब साइज हो जाएगा। क्लियर है क्या। नेक्स्ट एक पॉसिबिलिटी और है पाई बॉन्ड बनने का। मान लीजिए डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, यहाँ भी मान लीजिए पी एक्स था, ये डी एक्स वाई है, दूसरा भी डी एक्स वाई है, राइट। अब ये जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं, तो क्या होगा, सॉरी डी एक्स वाई नहीं, आप ये मान लो पी एक्स है, तो डी एक्स वाई तो एक्स वाई प्लेन में रहेगा, आप इसको डी एक्स जेड मान लो, डी एक्स जेड, ये भी डी एक्स जेड, एक्स जेड प्लेन में रहेगा ये,
तो अगर ये एक्स जेड प्लेन में और जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, हाँ तो ओवरलैपिंग हो सकता है। डी एक्स जेड ये भी चलो मान लो मैं डी एक्स जेड मान लेता हूँ मैं, ठीक। अब यहाँ पे सोचिए डी एक्स जेड है। अभी अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, ठीक, क्या होगा? इमेजिन करिए डी एक्स जेड है और डी एक्स जेड अगर ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है मान लीजिए, तो ये अगर मैं मान लूँ कि ये मेरा जेड एक्सिस है, ये भी जेड एक्सिस है, चलो इमेजिन कर लेते हैं, ठीक, और इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। तो ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे तो फिर क्या होगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, मीन्स ये हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा ओवरलैपिंग होगा। फिर क्या होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, इस लूप में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो इधर डिक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा तो इधर डिक्रीज होगा, मीन्स ये हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, इधर डिक्रीज हो जाएगा, इधर स्मॉल लूप साइज हो जाएगा। ये जो फर्स्ट बॉन्ड है इसको मैं बोलूंगा पी एंड पी के बीच में पाई बॉन्ड है, तो इसको आप बोल सकते हैं पी पाई, तो मैं इसीलिए लेता हूँ पी पाई बॉन्ड। ये हो जाएगा पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी एंड डी में पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये बेसिकली डी पाई बॉन्ड है। अब इसको पाई बॉन्ड इसलिए बोलते हैं कि आप देखेंगे जो बॉन्ड एक्सिस है, बॉन्ड एक्सिस ये है, बॉन्ड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, बॉन्ड एक्सिस के ऊपर एंड बॉन्ड एक्सिस के नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ भी आप देखिए बॉन्ड एक्सिस ये है, बॉन्ड एक्सिस के ऊपर एंड नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर एंड नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए आप लिख लीजिए पाई बॉन्ड क्या होता है, देखिए कि पाई बॉन्ड occurs when majority of electron density is found above and below bond axis. When majority of electron density is found above and below bond axis. क्लियर है क्या? एक चीज ध्यान रखिए कि पाई बॉन्ड है, देखिए मान लीजिए ये मेरा बॉन्ड एक्सिस है, लेट्स से ये मेरा जेड बॉन्ड एक्सिस है, यहाँ पे पीएक्स है और मान लीजिए पीएक्स ऐसा है, लेट्स से आप ऐसे मान लो, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ऐसे ओवरलैप करेंगे, अब मैं इस एक्सिस के अबाउट इनको मैं रोटेट कर सकता हूँ क्या? जब ये ओवरलैप हो गया अब मैं इसको रोटेट ऐसे नहीं कर सकता हूँ, ऐसे रोटेट करूंगा, ये आपको दिख रहा है बॉन्ड ओवरलैपिंग हो गया, अगर मैं इसको ऐसे ओवरलैप करूंगा तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। लेकिन सिग्मा बॉन्ड में क्या था, अगर आप इसको ऐसे ओवरलैप करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे ओवरलैप करेंगे, इस बॉन्ड एक्सिस के अबाउट अगर ऐसे ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि पाई बॉन्ड को आप बॉन्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो लिख लीजिए नोट में कि a pi bond cannot be rotated about bond axis. A pi bond cannot be rotated about bond axis because it will break the bond. क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखें, इसमें कितने लोब का इंटरेक्शन हो रहा है, इसके दोनों लोब, इसके 2 लोब से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसके भी 2 लोब इसके 2 लोब से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसके 2 लोब इसके 2 लोब से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये पाई बॉन्ड है, ये 2 लोब इंटरेक्शन है। आप ये भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट इट इज 2 लोब इंटरेक्शन, राइट। सिग्मा बॉन्ड में क्या हो रहा था, सिग्मा बॉन्ड में आप बोल सकते हो कि ये ऐसा ऐसा, इसका 1 लोब इसके 1 लोब से इंटरेक्ट हो रहा है। तो आप ये भी लिख सकते हो वेयर एज सिग्मा बॉन्ड इज 1 लोब इंटरेक्शन, वेयर एज सिग्मा बॉन्ड इज 1 लोब इंटरेक्शन। इतना क्लियर है? अब देखो आपको मैं पहले ये बता दूं, डी ऑर्बिटल कुछ ऐसा होता है, मान लो डी एक्स वाई, ये भी डी ऑर्बिटल है, राइट। ऐसे 4 लोब्स होंगे, आपको शायद दिख रहा होगा 4 लोब। अगर ये ऐसे इंटरेक्ट करे
तब तो दो लोब इंटरेक्ट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन इमेजिन करो कि इसका डी ऑर्बिटल ऐसे इंटरेक्ट करे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अगर ये ऐसे इंटरेक्ट करे तो ये कितना लोब इंटरेक्शन हो जाएगा? 4 लोब इंटरेक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली ये बॉन्ड अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। ज्यादा अपने को नहीं पढ़ना है इस बॉन्ड के बारे में, लेकिन थर्ड आप लिख सकते हो डेल्टा बॉन्ड। ये डेल्टा बॉन्ड क्या होता है? ये 4 लोब इंटरेक्शन होता है। कैसे फॉर्म होता है? जैसे आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑर्बिटल है dxy एलिप्सिस, 4 लोब्स हैं, और दूसरा dxy है, ठीक। तो अगर ये ऑर्बिटल इसके साथ इंटरेक्ट करे, ये इसके साथ इंटरेक्ट करे, ये इसके साथ और ये इसके साथ, कैसे होगा समझ में आ रहा है? मान लीजिए इस प्लेन में है, ये उठा के आपको ऐसे इट इज, ये ऊपर से ऐसे इंटरेक्ट करे, ठीक ना। ये लोब इसके साथ ओवरलैप करे, ये लोब इसके साथ ओवरलैप करे, ये लोब इसके साथ और ये लोब इसके साथ। अगर ऐसे इंटरेक्ट करे, मान लीजिए ये है और ये डी ऑर्बिटल है, ऐसे इंटरेक्ट करे तो फिर ये बन जाएगा डेल्टा बॉन्ड। लेकिन अगर ये ऐसे आके इंटरेक्ट करे तो जस्ट 2 लोब इंटरेक्शन होगा, ये हो जाएगा पाई बॉन्ड। क्लियर है क्या? तो ये भी लिख लीजिए डेल्टा बॉन्ड, और देखिए कि इसमें when all 4 lobes of d orbitals are involved in bonding, when all 4 lobes of d orbitals are involved in bonding, then bond is called delta bond। हो गया। एक चीज याद रखिए, सारे डी ऑर्बिटल डेल्टा बॉन्ड बना सकते हैं एक्सेप्ट dz स्क्वायर। dz स्क्वायर के बाद 4 लोब्स होते ही नहीं है, जस्ट 2 लोब्स होता है। तो ये भी लिख सकते हैं नोट में, ऑल डी ऑर्बिटल कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड एक्सेप्ट dz स्क्वायर ऑर्बिटल। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज dz स्क्वायर के पास जस्ट 2 लोब होता है। तो ऑल डी ऑर्बिटल कैन फॉर्म डेल्टा बॉन्ड एक्सेप्ट dz स्क्वायर ऑर्बिटल। क्लियर है क्या? चलिए आज हमने सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड के बारे में स्टडी किया। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।